बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 605 रैंडम की प्रिपरेशन करेंगे जिसमें हम पास पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 पास पेपर्स हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट है। ये एक फ़ाइल है मेरे पास, इसमें हमारे पास 4 सब्जेक्टिव पेपर हैं। तो अभी हम ये सारे पेपर सॉल्व करेंगे। आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए हमेशा पास पेपर सॉल्व करने चाहिए और करंट पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। मोस्टली होता है कि पास पेपर से भी कभी कभी पेपर रिपीट हो जाता है और कभी कभी पेपर आपका करंट पेपर से भी रिपीट हो जाता है। इसलिए हम पास पेपर सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉर्मूला। आपने यहाँ पर मीन टाइम बिटवीन फेलियर का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला ये मैंने लिख दिया है, ये आपका पेज नंबर 116 पर है आपके हैंडआउट्स में कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मीन टाइम टू फेलियर में प्लस कर देना है मीन टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर। अगर आपको ये दोनों वैल्यूज़ भी दी होंगी और आपको फॉर्मूला आपने खुद लगाना है और इसको सॉल्व भी करना है, ये आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इस तरह से आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और उनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 तरह से आपको आ सकता है। पूछा जा सकता है कि MTBF स्टैंड्स फॉर व्हाट। ये है हमारे पास मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये है मीन टाइम टू फेलियर और ये है मीन टाइम टू रिक्वायर्ड टू रिपेयर। ये आपने इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, इनका फॉर्मूला भी याद रखना है और आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज़ दी होंगी, आपने फॉर्मूले में जस्ट इनको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि हमारे जो रिक्वायरमेंट एरर होते हैं वो उनको फिक्स करना सबसे मुश्किल होता है और सबसे कॉस्टली होता है। तो क्या आप एग्री करते हैं? यस, हम एग्री करते हैं। ये आपकी बुक पर पेज नंबर 127 पर दिया गया है। उसके ऊपर पूरा टॉपिक है कि रिक्वायरमेंट एरर जो है सबसे कॉमन एरर होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एरर हैं ये, और ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। इनको हमें कभी भी जो है ये किसी भी सॉफ्टवेयर का एक रूट कॉज भी होते हैं, तो हमें इनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हम इसके स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैसेज चेन, क्या बैड स्मेल है या नहीं। ये आपका पेज नंबर 144 पर है। मैसेज चेन जो है वो बैड स्मेल है और कैसे है आपने ये बताना है। क्लाइंट आस्क एन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर ऑब्जेक्ट देन आस्क दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। ये एक मैसेज की चेन बन जाती है कि एक क्लाइंट एक ऑब्जेक्ट से कह रहा है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, दूसरा जो है तीसरे को कह रहा है, तीसरा चौथे को कह रहा है। तो ये एक तरह से एक चेन बन जाती है मैसेजेस की। तो ये एक बैड स्मेल है आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये मिड टर्म से है तो हम इसे स्किप करते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि आपको सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2022 में भी रिपीट हुआ है। उस पेपर में मैंने देखा था इसको। ये पेज नंबर 115 पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से कर लेना है, इसको याद रखना है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी फैक्टर है ये। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नॉर्मली व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन कॉन्फ़िगरेशन स्टेटस रिपोर्टिंग। इसके अंदर ये पेज नंबर 126 पर है। इसके अंदर होता है व्हाट हैपन, हु डिड इट, व्हेन डिड इट हैपन। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। आपने ये क्वेश्चन एज इट इज़ इसके आंसर में लिखने। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कमेंट क्या बैड स्मेल है। ये बैड स्मेल पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका पेज नंबर 144 पे ये सारी बैड स्मेल्स आपको दी हुई हैं। आपने ये सारे बैड स्मेल अच्छे से करने, आपको किसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो सोर्स कोड पर डिपेंड करती है या नहीं। इसका आंसर जो है वो मुझे बुक से नहीं मिला, तो ये फिर मैंने एक वेबसाइट से लिया है। एनालाइजिंग द सोर्स कोड ऑलरेडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। कि किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के लिए सोर्स कोड को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी और केयर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोर्स कोड को जायज़ा लें, उसको जो है वो अंडरस्टैंड करें। उसके बाद हमारे पास एक कुछ स्टेप्स हैं जो रिक्वायरमेंट री इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं होते हैं। ये आपका पेज नंबर 138 पे उस पर आपको एक डायग्राम भी दी हुई है, आप वो डायग्राम देख सकते हैं। उसमें आपको सारे लाइफ साइकिल्स बताए हुए हैं। ये आपके हैंड आउट्स हैं। हम चले जाते हैं 138 पर। ये है आपके पास डायग्राम। ये आपसे स्टेप पूछे गए हैं। तो इन्वेंट्री एनालिसिस सबसे पहले है, फिर डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग है, कोड रीस्ट्रक्चरिंग है और फिर डाटा रीस्ट्रक्चरिंग है, फिर फॉरवर्ड इंजीनियरिंग है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिड टर्म से है, लेक्चर नंबर 15 से, तो हम स्किप कर लेते हैं क्योंकि आपका जो है फाइनल टर्म जो है वो लेक्चर नंबर 19 से है। उसके बाद हमारे पास है कि कुछ आर्टिफैक्ट्स बताने हमने सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, सोर्स कोड है, टेस्ट केसेस है, रिकॉर्डेड रिजल्ट है और एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम है। आपने कोई से भी 3 बताने थे इस क्वेश्चन के आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 174 पे है। आपके लास्ट के लेक्चर हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपकी बुक पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट लेक्चर्स, उनसे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में
SCI स्टैंड फॉर व्हाट, सो इससे स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया और बुक में भी ये इसके बारे में कोई टॉपिक नहीं है। सो अगर आपको पेपर में आ गया तो यस इट इज़ इफेक्टिव, क्योंकि ये 2 नंबर का ही सवाल है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैड स्मेल की फिलोसफी क्या है? इसकी फिलोसफी बिल्कुल सिंपल है, इफ़ इट श्रिंक चेंज इट, इफ़ इट स्टिंग्स चेंज इट, जस्ट इसकी ये फिलोसफी है। सो ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में? तो रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन और कोड होता है। ये पेज नंबर 109 पे आपका आंसर है। उसके बाद है 2 फैक्टर्स हमने लिखने हैं सेलेक्टिंग का, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो गया। फिर हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ अ डिज़ाइन एक्टिविटी, डू यू एग्री? सो हम इससे एग्री नहीं करते क्योंकि हमें CSCM में बता दिया गया है कि ये जो है वो इस्टेब्लिश और मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की इंटीग्रिटी को मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द सिचुएशन, जिसमें आप ये थिंक करें कि स्क्रैप लेजेंसी सिस्टम की कम ज़रूरी है। तो ये वाला आंसर जो है वो पिछले वाले की दोबारा रिपीट हो गया, तो इसलिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, व्हेन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज़ हाई एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ न्यू हार्डवेयर, तब हमारे पास जो है वो स्क्रैप लेजेंसी सिस्टम जो है वो हो सकती है इस सिचुएशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास है कि 2 करेक्टरिस्टिक लिखे हैं CMM लेवल 1 की। सो CMM जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ज़रूर कंप्लीट करना है हैंड आउट से। सो इसके रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। सो ये डायग्राम दोबारा से आ गई, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो आपने ये अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना है क्योंकि इसी तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। सो इस वाली सिचुएशन के अंदर ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक जो है वो कॉस्ट और एफिशिएंसी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है और एफिशिएंसी और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस में भी कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है। सो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न रहेगी? सो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अगर एयर कंट्रोल सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होगा तभी उसको ईजिली मैनेज किया जा सकता है और उसको हैंडल भी किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास FTR के बारे में क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी आपने अच्छे से हैंड आउट से कर लेना है। यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिया। FTR से 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके पास पेपर्स में और करंट में भी रिपीट हो सकते हैं, तो FTR बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से करना है। उसके बाद है आपने रिक्वायरमेंट को टैग करना है, तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर आपकी बुक में तो 11 दी हुई हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 इसे लिखनी थी। यहाँ पे नेम एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स, आपने 2 एट्रीब्यूट लिखने, रिक्वायरमेंट ID, क्रिएशन डेट, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड। सो ये आपकी बुक में 11 दिए हुए हैं इसके। ओके उसके बाद हमारे पास है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें सोर्स कोड को डाटा को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो ये हमारे पास जो प्रोग्राम इज़ रीस्ट्रक्चर आफ्टर द रिवर्स इंजीनियरिंग फेज। सो ये भी आपने जो है वो हैंड आउट से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट क्लेम द क्वालिटी एश्योरेंस इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी। सो येस इन फैक्ट SQA इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट अप्लाइड थ्रू आउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर ये थ्रू आउट जो है वो SQA सर्विस किए जाती हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ दैट आर यूज टू smoothly and successfully perform the construction activities, project planning, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड अश्योरेंस etc। सो ये मैंने आंसर लिख दिए हैं और ये भी आपने 2 पॉइंट्स लिखने थे। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 133 पर है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको P1 की वैल्यू बताई है, P2 की वैल्यू बताई है, P3 भी आपको बताया और L की वैल्यू बताई है और आपने मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सिस्टम निकालनी है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला ये है, आपने फॉर्मूला माइंड में रखना है कि P3 में से माइनस करेंगे हम P1 प्लस P2 ब्रैकेट के अंदर और फिर उसको हम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है और L भी है। तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। फिर हमारे पास एक और यहाँ पर क्वेश्चन है टेक्निकल रिस्क और बिजनेस सपोर्ट, और ये सारे में रिस्क दे दिए हैं। हमसे पूछा है कि रिस्क एक्सपोजर फाइंड करें। सो रिस्क एक्सपोजर का फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क को मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट से, तो इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो ये हमने 4 पास्ट पेपर सॉल्व किए हैं। सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो जो है वो सेपरेट है फाइल, तो आपने ऑब्जेक्टिव भी करना है और सब्जेक्टिव भी करना है, क्योंकि अक्सर होता है कि पास्ट पेपर से भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको आइडिया भी हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। सो पास्ट पेपर और करंट पेपर आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं अपने अच्छी तैयारी करने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और पास्ट पेपर सॉल्व के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी पास्ट पेपर सॉल्व कर सकें। और हम और भी अगर आप किसी और सब्जेक्ट के पास्ट पेपर चाहते हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं अपना सब्जेक्ट, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।